अच्छा, हम सब की जिंदगी में एक दौर आता है, एक ऐसा दौर जब हम ना तो बच्चे रहते हैं और ना ही पूरी तरह से बड़े कहलाते हैं। ये जो बचपन से जवानी तक का सफर है ना, ये कमाल का होता है। शरीर और मन में जबरदस्त बदलाव आते हैं। तो चलिए, आज इसी बड़े बदलाव की कहानी को हम परत दर परत समझते हैं। लेकिन ये सब होता क्यों है? मतलब, इंसान एक खास उम्र के बाद ही क्यों प्रजनन के काबिल बनता है? यही वो पहेली है जो इस पूरे बदलाव के सेंटर में है, और आज हम इसी का जवाब खोजने वाले हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है बूझो के 12वें जन्मदिन से। बूझो बड़ा हैरान है यार, क्योंकि उसके कुछ दोस्त अचानक से एकदम लंबे हो गए, और तो और किसी किसी के होंठों के ऊपर हल्की हल्की मूछें भी दिखने लगी हैं। उसकी मां मुस्कुराकर बस इतना कहती हैं, बेटा अब तुम सब बड़े हो रहे हो। पर यह बड़ा होना आखिर है क्या चीज? तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये बड़ा परिवर्तन असल में है क्या। फिर लंबाई में जो एकदम से उछाल आता है ना, उस पर नजर डालेंगे। उसके बाद शरीर का जो नया डिजाइन बनता है उसे समझेंगे। और हाँ, इन सब के पीछे जो हार्मोन का कमांड सेंटर काम करता है उसे भी जानेंगे। और आखिर में नए जीवन के विज्ञान पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, ये बड़ा परिवर्तन। देखते हैं कि विज्ञान की भाषा में बच्चे से वयस्क बनने के इस दौर को आखिर कहते क्या हैं। तो देखिए, विज्ञान में जीवन के इस दौर को कहते हैं किशोरावस्था। अंग्रेजी में कहें तो एडोलेसेंस। ये आमतौर पर 11 साल की उम्र से शुरू होता है और करीब 18-19 साल तक चलता है। अच्छा, एक मजेदार बात, इसी दौरान उम्र के आंकड़ों में 3 आता है, जैसे 13, 14, 19 तक। इसीलिए तो इस उम्र के लोगों को टीनेजर्स कहते हैं। और किशोरावस्था की शुरुआत जिस दरवाजे से होती है उसे कहते हैं यौवनारंभ, यानी प्यूबर्टी। ये असल में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके जरिए शरीर में वो सारे बदलाव आते हैं जो उसे प्रजनन के लिए तैयार करते हैं। ये जो बात लिखी है ना, यह जीवन का एक अजीब दौर है, जब आप ना तो बच्चे होते हैं और ना ही वयस्क। ये इस दौर की उलझन को कितनी सही तरह से पकड़ती है। सोचिए, एक ऐसा समय जब कोई ना तो बच्चा कहता है और ना ही बड़ा मानता है। ये वाकई में बचपन और जवानी के बीच एक पुल की तरह है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, लंबाई में तेजी। इस पूरे बदलाव का जो सबसे पहला और साफ साफ दिखने वाला संकेत होता है ना, वो है अचानक से कद का बढ़ जाना। जरा इन आंकड़ों को देखिए, बड़े दिलचस्प हैं। 11 साल की उम्र तक ही लड़के अपनी पूरी हाइट का 81% और लड़कियां तो 88% तक पहुंच जाती हैं। मतलब इस उम्र में ग्रोथ की जो रफ्तार होती है वो किसी रॉकेट से कम नहीं। और ये चार्ट एक खास बात को और साफ करता है कि शुरुआत में लड़कियों की लंबाई लड़कों से ज्यादा तेजी से बढ़ती है। देखिए, 13 साल की उम्र तक लड़कियां अपनी पूरी हाइट का 95% छू लेती हैं, जबकि लड़के उस वक्त 88% पर ही होते हैं। अब पहेली की ये जो चिंता है, मैं चिंतित हूं। हालांकि मैं लंबी हो गई हूं, लेकिन मेरा चेहरा मेरे शरीर की तुलना में बहुत छोटा दिखता है। ये शायद कई लोगों ने महसूस किया होगा। इस दौरान अक्सर ऐसा लगता है कि शरीर का तालमेल ही बिगड़ गया है। कभी हाथ पैर कुछ ज्यादा ही लंबे लगने लगते हैं और उनके मुकाबले चेहरा छोटा। लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये एकदम नॉर्मल है। होता क्या है कि शरीर के सभी हिस्से एक ही स्पीड से नहीं बढ़ते, लेकिन धीरे धीरे बाकी हिस्से भी अपनी रफ्तार पकड़ लेते हैं और शरीर वापस एकदम संतुलित दिखने लगता है। तो लंबाई की बात तो हो गई, अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, शरीर का नया खाका। क्योंकि ये जो बदलाव है ये सिर्फ लंबाई तक ही सीमित नहीं है, शरीर का पूरा डिजाइन ही बदलने लगता है। यहां हम देख सकते हैं कि लड़कों और लड़कियों का शारीरिक विकास कैसे अलग अलग दिशाओं में जाता है। लड़कों के कंधे और छाती चौड़ी होने लगती हैं, मसल्स ज्यादा साफ दिखने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ लड़कियों में कमर के नीचे का हिस्सा चौड़ा हो जाता है। फिर आता है आवाज में बदलाव। लड़कों का जो वॉइस बॉक्स होता है, जिसे लैरिंग्स भी कहते हैं, वो बड़ा होने लगता है। इसी वजह से उनकी आवाज में भारीपन और गहराई आ जाती है। इसके ठीक उलट लड़कियों का लैरिंग्स छोटा ही रहता है, इसलिए उनकी आवाज ज्यादातर पतली यानी हाई पिच वाली ही बनी रहती है। हाँ, तो लड़कों के गले में ये जो एक उभार सा दिखता है ना, उसे ही एडम्स एप्पल कहते हैं। ये असल में कुछ और नहीं बल्कि बढ़ते हुए वॉइस बॉक्स का ही बाहरी निशान है। और हाँ, इसी दौरान कई बार आवाज अचानक से फटने लगती है या टूटने लगती है, जो कि कुछ ही हफ्तों में अपने आप ठीक भी हो जाती है। अच्छा, इन सभी बदलावों को विज्ञान की भाषा में कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। आसान भाषा में कहें तो ये वो निशानियां हैं जो लड़के और लड़की में फर्क बताती हैं।
जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ और छाती पर बालों का उगना, या लड़कियों में स्तनों का विकास। और हाँ, कुछ बदलाव दोनों में ही कॉमन होते हैं, जैसे कि बगल और जघन क्षेत्र में बालों का उगना। और अब हम पहुंचते हैं अपने चौथे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, हार्मोन कमांड सेंटर। मतलब सवाल तो यह है कि इन सारे बदलावों का स्विच ऑन कौन कर रहा है, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? तो जनाब, जवाब एक ही शब्द में है, हार्मोन्स। ये पूरी प्रक्रिया है ना, एक तरह से मिलिट्री कमांड की तरह काम करती है। सबसे ऊपर बैठा है कमांडर, हमारे दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हार्मोन रिलीज करने का ऑर्डर देता है। ये हार्मोन्स खून के रास्ते लड़कों में टेस्टिस तक और लड़कियों में ओवरीज तक सिग्नल पहुंचाते हैं, और फिर वहां से निकलते हैं असली सोल्जर हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, जो असल में जमीन पर जाकर सारे बदलावों को अंजाम देते हैं। तो ये हैं हमारे दो मास्टर हार्मोन्स। एक तरफ है टेस्टोस्टेरोन, जिसे मेल हार्मोन भी कहते हैं। यही लड़कों में चेहरे के बालों, भारी आवाज और शुक्राणु उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। और दूसरी तरफ है एस्ट्रोजन, यानी फीमेल हार्मोन। ये लड़कियों में स्तनों के विकास और अंडाणुओं की परिपक्वता की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। और इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, नए जीवन का विज्ञान। क्योंकि ये जितने भी शारीरिक और हार्मोनल बदलाव हमने देखे, इन सब का आखिरी और सबसे बड़ा मकसद सिर्फ एक है, शरीर को प्रजनन के लिए तैयार करना। लड़कियों में प्रजनन के लिए तैयार होने का एक बड़ा संकेत है मेंस्ट्रुएशन, यानी मासिक धर्म की शुरुआत। इसमें होता क्या है कि हर महीने गर्भाशय एक फर्टिलाइज्ड अंडे के लिए खुद को तैयार करता है, और जब कोई अंडा फर्टिलाइज नहीं होता तो गर्भाशय की ये जो मोटी परत होती है वो खून के साथ शरीर से बाहर आ जाती है। ये एक पूरी तरह से नेचुरल और जरूरी प्रक्रिया है। अब जरा समझते हैं कि बच्चे का लिंग कैसे तय होता है। इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही सीधा और सरल है। देखिए, मां के अंडाणु में हमेशा एक ही तरह का क्रोमोसोम होता है, जिसे हम एक्स कहते हैं। लेकिन पिता के स्पर्म में एक्स भी हो सकता है और वाई भी। तो अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म अंडे से मिलता है तो नतीजा होता है XX यानी लड़की, और अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म अंडे से मिलता है तो नतीजा होता है XY यानी लड़का। तो विज्ञान तो शीशे की तरह साफ है। बच्चे का लिंग क्या होगा, यह पूरी तरह से पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, मां पर नहीं। ये एक ऐसा वैज्ञानिक सच है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। तो फिर यह सवाल मन में उठना लाजमी है कि क्यों हमारे समाज में सदियों से इसके लिए एक औरत को, एक मां को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जहां आकर विज्ञान सीधे सीधे हमारी सामाजिक सोच से टकराता है और हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।